पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब जिस टर्म को हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे वर्क करता है? वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। वर्क फ्लो हमने किसका देखना है? मटेरियल, जो कि हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर हमने किस सिस्टम को लेते हुए वर्क किया है, उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इधर कंसिडर करना है। मे बी टाइड टू अ फंक्शनल एरिया आर बी कोर्स फंक्शनल। हाँ जी, इसका टाइड किसके साथ किया जाता है? फंक्शनल एरिया के साथ या क्रॉस फंक्शनल के साथ। वो फंक्शन एरिया जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं बन रहा, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर फंक्शन लेके जाते हैं। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस को हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन के स्टेप्स को देखते हुए बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? बिजनेस प्रोसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कोई भी एसेट हो सकता है या कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं? एसेट हमारे पास जो मौजूद चीज है उसको हम एसेट कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी। लाइबिलिटीज कुछ वाजिबात या कुछ कर्ज वगैरह हम लोगों ने देने हैं उसको हम कहेंगे। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इस टर्म्स की एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस: मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, नंबर 2 पे सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 3 पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, असेंबलिंग द प्रोडक्ट। हमने जितनी भी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या आता है? आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को। क्या हमने कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपके चीज़ें कैसे जा रही हैं, काम को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे बता रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कि आपके जो अकाउंटिंग है, टर्न है या हमारा बिजनेस है वो किस तरह से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज। ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आ जाता है और साथ में रिसोर्सेज वो हमेशा एम्प्लॉयज के लिए होता है कि बिजनेस के टर्म में वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े? ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ये टर्म्स हमने इसमें अंडरस्टैंड किए हैं। अब बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये एक फिगर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हमारे पास जो आया है, fulfilling a customer order involves a complex set of steps that requires close coordination of the seller, एक्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। की मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे इस सिस्टम को वर्क करवाया है। अब इसमें कौन कौन से आए? सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स पहले सबसे पहले ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ले लिया, फिर उसका ऑर्डर को कहाँ सबमिट करवाएंगे? अकाउंटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट चेक करेंगे क्या हमारे पास उतना सामान है या उतनी पैसे हैं जिसको हम कर सकेंगे। अब जब ये सारा काम हो गया फिर इस क्रेडिट को क्या करेंगे? अप्रूव किया जाएगा कि इस क्रेडिट की हाजिरी दी जाएगी कि हाँ ये इतनी चीजें मौजूद थी, इनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। जब इतना काम हो गया फिर उनकी जनरेट की जाएगी वॉइस इनको किट जैसे जनरेट करते हैं, जिसको बिलिंग वगैरह बनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं असेंबल प्रोडक्ट पे, इसके हम प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं। ले आए, फिर उसके बाद उसकी शिप प्रोडक्ट आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जनरेट ऑर्डर से लेके यहाँ तक होता हुआ ये जाता है शिप प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जब हमने पहुंचा देनी है उसके जहाँ जिसने हमसे कस्टमर ने रिक्वायर की थी उस तक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट आते हैं
business processes and information system. Information technology enhances business processes in two ways. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, हमारे बिजनेस को दो वे से इन्हांस करता है. नंबर वन, increasing efficiency of existing process. Number two, enabling entirely new process that are capable of transforming the business. These are two terms of business processes and information systems. Now, these two terms we describe it and explain it here. Increasing efficiency of existing process. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, efficiency स्लाइड वगैरह किसी चीज की, existing process यानी कि पहले से बनाना नहीं बना रहे. ऑटोमेटिंग स्टेप्स दैट वर मैनुअल, ऐसे स्टेप्स जो कि खुद ही मैनुअल थे, आपने खुद से नहीं उसके अंदर डाला. पीओएस टर्मिनल यानी कि एंड हो रहा है आपके उन टर्मिनल्स का, आप उस तक पहुंच गए, आपने उसकी फर्दर वर्किंग करवा ली है, आपने चीज़ों को देख लिया, आपने कहा कि ये टू बेस थे, इसके अंदर हमने रहते हुए वर्क कर लिया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसके अंदर फर्दर वर्किंग नहीं करवा रहे. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस. के आपका पहले से ही प्रोसेस मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर फर्दर वर्किंग करा दी है. नेक्स्ट हम करते हैं अनेबलिंग एंट्रिंग न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल और ट्रांसफॉर्मिंग इन द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो न्यूली प्रोसेस. अब इसमें न्यू प्रोसेस पिछले में देखा था उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, इसमें अब देखना है न्यू प्रोसेस को कि आपका जो नया प्रोसेस है वो क्या हुआ है, किस तरह से आपने उसको कैपेबल करते हुए अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपने देखा है कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. इसमें 4 टर्म्स हैं. नंबर वन, चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. नंबर टू, रिप्लेस सिक्वेंशियल स्टेप्स विद पैरेलल स्टेप्स. नंबर थ्री, एलिमिनेट डिले इन डिसीजन मेकिंग. नंबर फोर, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मेमो, बीपीओ. हाँ जी, पहले में चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के आप फ्लो चेक करोगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आपके लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो. फिर रिप्लेस करेंगे सिक्वेंशियल स्टेप. सिक्वेंशियल मीन 1 बाय 1 स्टेप्स कि आपके 1 बाय 1 स्टेप्स कौन से जा रहे हैं, वो पैरेलल यानी कि एक के साथ दूसरा स्टेप जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है. फिर एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना. डिले इन डिसीजन मेकिंग मतलब वो चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में हमारे लिए डिले करवा रही चीजों को एक्सप्लेन, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेमो, बीपीओ. के हमने बीपीओ में रहते हुए किस तरह से अपने इंटरनल मेमोस को देखना है, उनकी वर्किंग को चलाना है. अच्छा, नंबर वन पे चेंज फ्लो इंफॉर्मेशन, नंबर टू पे रिप्लेस सिक्वेंशियल, नंबर थ्री पे एलिमिनेट, नंबर फोर पे फ्लेक्सिबल. ये मेन 4 टर्म्स थी जो हमने न्यूली बिजनेस को देखनी, न्यूली प्रोसेस को देखना. और जो हमने पहले से मौजूद था उसमें सिर्फ हमने मैनुअली ये देखा था कि पहले से क्या काम हो रहा है, उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं. यही ऑर्डर फुलफिलमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिक एक टर्म्स थी जिनको हमने कंसीडर किया. टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें आ रही हैं, सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं. सिस्टम टाइप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. इसमें हमारे पास जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्ट करवा रहा है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है. मैनेजमेंट मैनेज करवा रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है. एग्जेक्टिव क्या करता है, उसका एग्जेक्टिव सपोर्ट करता है कि आपका ये जो डाटा है वो इसके मुताबिक वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस्टम आपके डाटा को वर्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. पहले में आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम. ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, ऑपरेशनल लेवल के जितने एम्प्लॉयज हैं ये उन सबको सपोर्ट करेगा, उनके बारे में बताएगा कि आपका जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, उनकी लेवल डिस्टेंस लेवल क्या है, उनके बारे में आप वर्किंग को कैसे लेते हुए चल रहे हैं. हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग मैनेजर्स आ जाते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं काम को कैसे लेकर चलते हैं, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है. इंटेलिजेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसान से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी चीज़ को बेटरली इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन करेगी, बताए कि काम ऐसे करेगा. एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिव एग्जेक्टिव, इसमें हम सपोर्टिव एग्जेक्टिव देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे एग्जेक्टिव को देख रहा है, वर्किंग को लेके चल रहा है. ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं. अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि डायग्राम की सूरत में हमने एक्सप्लेन की, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट
ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और ना सिस्टम आगे नहीं बढ़ा सकते। मिडिल मैनेजमेंट में साइंटिस्ट और नॉलेजर बता देते हैं। साइंटिस्ट वो जिन्होंने जिसके ऊपर रिसर्च की है और नॉलेजर्स वो होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक बाकायदा ना अपना वो प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म किया होता है। लेकिन नॉलेजर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ उसके बारे में एक रीडेबल किया होता है, चीज को देखा हुआ होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाती है प्रोडक्शन एंड सर्विसेज वर्कर्स, डाटा वर्कर्स की प्रोडक्ट किसने बनाई है, उनको सर्विस कौन दे रहा है, फिर उनके ऊपर डाटा के ऊपर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन में इन सिस्टम। अब इनके बाद इसके ऊपर एक डायग्राम हमारे पास है, अब इसको हम देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग सिस्टम्स, सिस्टम्स के दरमियान हमारा क्या है। अच्छा ये ना एक सर्कल सा बनाया हुआ जो हम साइकिल बना के करते हैं। ESS, DSS, MIS, TTS। ESS क्या होता है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें एग्जेक्टिवली वर्किंग देखी जाती है, इसमें डिसीजन देखा जाता है। DSS में डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट है कि आपका डिसीजन कैसे चल रहा है, आपने एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले आपने डिसीजन लिया था किस टाइम पे आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, काम कैसे जाना है। अब आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के आपका डाटा जो है, ये जो भी आपके प्रोडक्ट है वो आपके कैसे दूसरे कस्टमर तक कैसे पहुंच रही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, वर्क को कैसे आगे लेके चलते हैं, काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा इसके ऊपर भी दोबारा सर्कल लेके जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। पहले यहाँ से आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता हुआ यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ये उसके पास गया और ये दोनों चीजें फिर ये भी इसके पास गई और फिर यहाँ पे ये दोनों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास गए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास गए। इसको इस पे टच करने का नहीं मिला, इसलिए उसमें ये वाले एक लाइन एरो लाइन से इसको शो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, पर एक दूसरे पर डिपेंड करना। TPIs are major producer of information that is required by many other systems in the fund। के बहुत सी जो फंड्स होती है ना वो हमारे अंदर दूसरों के लिए डाटा की कारकर्दगी पैदा करती है, बताती हैं कि अपन को कैसे करें। विच इन टर्न प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर द अदर सिस्टम, क्या दूसरे सिस्टम के लिए कैसे लेके जा रहे हैं, काम को कैसे वर्क करवा रहे हैं। These different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technologies to integrate information that reside in many different systems। के हमारे डिजाइन करने में या ऑर्गेनाइज करने में उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्किंग को लेके जाता है, काम को कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चला, अगर ये कपल्ड होगा तो काम इसके कपल्ड करता है, यानी कि वो डिफरेंट टर्म्स अगर आपने इंक्रीज एक टेक्नोलॉजी करानी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे अच्छा वर्क किया जाए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो आगे इनहांस नहीं हो सकता। अगर आपने अपने सिस्टम में इनहांसमेंट लानी है तो आपको प्रीवियस सिस्टम पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क के बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसने कपल्ड का वर्ड यहाँ पे यूज किया जो कि इंटीग्रेट करता है मैनी डिफरेंट सिस्टम्स में। अब आते हैं इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस में। अच्छा जी यहाँ पे उसने 4 मेन एप्लीकेशंस कही हैं, इसको हम देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखते हैं स्पैन करता है फंक्शनल एरिया। ठीक है, जितना भी उसका फंक्शनल एरिया जिसके अंदर रहता है वो वर्क कर रहा है ना उसको स्पैन करेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फर्म, जितना भी बिजनेस प्रोसेस में अक्रॉस फर्म है, फर्म के अंदर रहते हुए एक फर्म यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे बता रहा है। इंक्लूड करता है तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं इनके, जैसे ये वाले लेवल हमने पढ़े ना यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमारे पास लेवल थे, उसको सबको ये हमारे पास इंक्लूड करवाता है। अब हम मेजर 4 पे इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एरिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस टू बिजनेस में आपके डाटा को सप्लाई करवा रहा है, मैनेज करवा रहा है। अब कस्टमर रिलेशन में कस्टमर और एम्प्लॉयज का रिलेशन देखा जाएगा। नॉलेज मैनेजमेंट में हम लोग नॉलेज को देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की, कस्टमर्स की, ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टर्म आती है बिजनेस
सप्लायर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, एंड देन हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरप्राइज का। फिर ये इन सारा कुछ आगे हमारे पास आता है। अब ये प्रोसेसिंग में पहले इंटरप्राइज है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सप्लायर बिजनेस एंड पार्टनर्स ये जा रहे हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसका ये प्रोसेस हो रहा है सप्लाई चेन का कस्टमर रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि सप्लाई चेन हुई होगी तो फिर ही मैनेज हो सकता है। फिर इसका प्रोसेस इसी के साथ जा रहा है। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट है जिसका पूरा प्रोसेस चलता है, और ये पूरी वेन डायग्राम की सूरत में इसको बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर 4 कलर शो करवाए गए। इन चारों कलर्स को डिफरेंट इनके बताया गया कि ये वर्किंग किस तरह से लेकर चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इनके बारे में बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग को बता रहा है किस तरह से लेवल इंक्रीज करवाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे चल रहा है। प्रोसेसेस को कैसे ले रहे हैं। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनती है स्लाइड उसमें ये आता है enterprise applications automate process that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी आपके लेवल है ना वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं, आपके फंक्शंस को बताते हैं कि आपने जितना भी लेवल बनाया जो एक्सटेंड किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे से आगे एक्सप्लेन करने में या एक्सटेंड करने में लेवल आपकी हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपके लिए एक्सपेंड होता जाता है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं? Stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ओनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने अपना क्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस। वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। अक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ पे ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है, इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है। इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है? एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी कोई पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये
नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है, इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है, लेट्स सी थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। तीन कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट। के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन तीन वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल। इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है? यस, इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में, कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया, सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडल मैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतनी बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट्स 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीज़ें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सोन रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। काउंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस की में भी हाई जा रही चीजों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीजों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर जाएगा, या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सेपरेट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं, जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंसिडर करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें आ रही हैं, सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं। सिस्टम टाइप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्ट करवा रहा है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मैनेजमेंट मैनेज करवा रहा है,
डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जेक्टिव क्या करता है, उसका एग्जेक्टिव सपोर्ट करता है कि आपका ये जो डाटा है वो इसके मुताबिक वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस्टम आपके डाटा को वर्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले में आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, ऑपरेशनल लेवल के जितने एम्प्लॉयज हैं ये उन सबको सपोर्ट करेगा, उनके बारे में बताएगा कि आपका जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, उनकी लेवल डिस्टेंस लेवल क्या है, उनके बारे में आप वर्किंग को कैसे लेते हुए चल रहे हैं। हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग मैनेजर्स आ जाते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं काम को कैसे लेकर चलते हैं, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसान से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी चीज़ को बेटरली इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन करेगी, बताए कि काम ऐसे करेगा। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिव एग्जेक्टिव, इसमें हम सपोर्टिव एग्जेक्टिव देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे एग्जेक्टिव को देख रहा है, वर्किंग को लेके चल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि डायग्राम की सूरत में हमने एक्सप्लेन की, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और ना सिस्टम आगे नहीं बढ़ा सकते। मिडिल मैनेजमेंट में साइंटिस्ट और नॉलेजर्स आ जाते हैं। साइंटिस्ट वो जिन्होंने जिसके ऊपर रिसर्च की है और नॉलेजर्स वो होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक बाकायदा ना अपना वो प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म किया होता है, लेकिन नॉलेजर्स क्या होता है वो सिर्फ उसके बारे में एक रीडेबल किया होता है, चीज को देखा हुआ होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाती है प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर्स, कि प्रोडक्ट किसने बनाई है, उनको सर्विस कौन दे रहा है, फिर उनके ऊपर डाटा के ऊपर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन में सिस्टम। अब इनके बाद इसके ऊपर एक डायग्राम हमारे पास है, अब इसको हम देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग सिस्टम्स, सिस्टम्स के दरमियान हमारा क्या है। अच्छा ये ना एक सर्कल सा बनाया हुआ जो हम साइकिल बना के करते हैं, ESS, PSS, MIS, TPS। ESS क्या होता है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें एग्जेक्टिवली वर्किंग देखी जाती है, इसमें डिसीजन देखा जाता है। DSS में डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट है कि आपका डिसीजन कैसे चल रहा है, आपने एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले आपने डिसीजन लिया था किस टाइम पे आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, काम कैसे जाना है। अब आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के आपका डाटा जो है ये जो भी आपके प्रोडक्ट है वो आपके कैसे दूसरे कस्टमर तक कैसे पहुंच रही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, वर्क को कैसे आगे लेके चलते हैं, काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा इसके ऊपर भी दोबारा सर्कल लेके जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। पहले यहाँ से आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता हुआ यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ये इसके पास गया और ये दोनों चीजें फिर ये भी इसके पास गई और फिर यहाँ पे ये दोनों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास गए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास गए। इसको इस पे टच करने का नहीं मिला इसलिए उसमें ये वाले एक लाइन एरो लाइन से इसको शो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, पर एक पर डिपेंड करना। TPIs are major producer of information that is required by many other systems in the fund, के बहुत सी जो फंड्स होती है ना वो हमारे अंदर दूसरों के लिए डाटा की कारकर्दगी पैदा करती है, बताते हैं कि अपना को कैसे करें, which in turn produce information for the other system, कि आप दूसरे सिस्टम के लिए कैसे लेके जा रहे हैं, काम को कैसे वर्क करवा रहे हैं। These different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technologies to integrate information that reside in many different systems, के हमारे डिजाइन करने में या ऑर्गेनाइज करने में उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्किंग को लेके जाता है, काम को कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चला, अगर ये कपल्ड होगा तो काम इसके कपल्ड करता है, यानी कि वो डिफरेंट टर्म्स अगर आपने इंक्रीज एक टेक्नोलॉजी करानी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे अच्छा वर्क किया जाए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो आगे इनहांस नहीं हो सकता। अगर आपने अपने सिस्टम में इनहांस लानी है, इनहांसमेंट लानी है तो आपको प्रीवियस सिस्टम पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क के बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसने कपल्ड का वर्ड यहाँ पे यूज किया जो कि इंटीग्रेट करता है मैनी डिफरेंट सिस्टम्स में। अब आते हैं इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस में। अच्छा जी यहाँ पे उसने 4 मेन एप्लीकेशंस कही हैं, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखते हैं स्पैन करता है फंक्शनल एरियाज, ठीक है, जितना भी उसका फंक्शनल एरिया जिसके अंदर रहता है वो वर्क कर रहा है ना उसको स्पैन करेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फर्म, जितना भी
बिजनेस प्रोसेस में फर्म के अंदर रहते हुए एक फर्म यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे बता रहा है, इंक्लूड करता है तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं इनके, जैसे ये वाले लेवल हमने पढ़े ना, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमारे पास लेवल थे, उसको सबको ये हमारे पास इंक्लूड करवाता है। अब हम मेजर 4 पे, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एरिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें बिजनेस की सारी दिखा जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस टू बिजनेस में आपके डाटा को सप्लाई करवा रहा है, मैनेज करवा रहा है। अब कस्टमर रिलेशन में कस्टमर और एम्प्लॉयज का रिलेशन देखा जाएगा। नॉलेज मैनेजमेंट में हम लोग नॉलेज को देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की, कस्टमर्स की। ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टर्म आती है बिजनेस सप्लायर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। एंड देन हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरप्राइज का, फिर ये इन सारा कुछ आगे हमारे पास आता है। अब ये प्रोसेसिंग में पहले इंटरप्राइज है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सप्लायर बिजनेस एंड पार्टनर्स ये जा रहे हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसका ये प्रोसेस हो रहा है सप्लाई चेन का कस्टमर रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि सप्लाई चेन हुई होगी तो फिर ही मैनेज हो सकता है, फिर इसका प्रोसेस इसी के साथ जा रहा है। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट है जिसका पूरा प्रोसेस चलता है, और ये पूरी वेन डायग्राम की सूरत में इसको बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर 4 कलर शो करवाए गए, इन चारों कलर्स को डिफरेंट इनके बताया गया कि ये वर्किंग किस तरह से लेकर चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इनके बारे में बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग को बता रहा है किस तरह से लेवल इंक्रीज करवाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे चल रहा है, प्रोसेसेस को कैसे ले रहे हैं, फाइनेंसिंग एंड काउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनती है स्लाइड, उसमें ये आता है enterprise applications automate process that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी आपके लेवल है ना वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं, आपके फंक्शंस को बताते हैं कि आपने जितना भी लेवल बनाया जो एक्सटेंड किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे से आगे एक्सप्लेन करने में या एक्सटेंड करने में लेवल आपकी हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपके लिए एक्सपेंड होता जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं, stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते हैं क्या, क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ओनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं, तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने अपना क्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस, वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। अक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ तो ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल
हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है। इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है, एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी कोई पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है, लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल, इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है, यस इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में, कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडलमैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतनी बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट्स 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीज़ें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सून रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स, ठीक है। वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन, ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। काउंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई, ठीक है। काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस इसकी में भी हाई जा रही, चीज़ों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड, इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीज़ों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप, जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर जाएगा, या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सेपरेट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं।
जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।